सही बात आपको है आंकड़ों यार। के बता दूं, आप जो हवा हवाई बातें करते हैं, संकल्प नाम बड़े बड़े देते हैं, आपको हकीकत बताता हूं कि बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी, आप तो थोड़ा कई बार अर्थतंत्र समझते हैं, तो आपको थोड़ा बता दें कि बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी आज भारत देश की पर व्यक्ति आय से ज्यादा है। ये नहीं हुआ, ये 10 शिट साल का आपका मैन, विकास है। आजकल लगता है गोदी मीडिया को अपने देश की चिंता कुछ ज़्यादा ही होने लगी है, इसीलिए जो वो अपने पापा यानी कि अपने गोदी भक्ति जो है या गोबर भक्ति जो है वो छोड़ने पे दिखते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ चेक्स वगैरह या कुछ समझ पैसा सा नहीं मिला होगा, इसीलिए वो छोड़ रहे होंगे, कह रहे हैं उनको दिख रहा होगा कि भैया अब लहर जो है इधर की नहीं बल्कि इधर की होगी है, तो चलो अब इधर को हो लिया जाए। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शमशेर। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है अंजना ओम कश्यप के ऊपर। तो भैया पहले जो अंजना ओम कश्यप जो डिबेट में बीजेपी की चाटुकारिता करती थी, तो आजकल कुछ बीजेपी के खिलाफ सी नजर आती दिख रही है। तो आज की जो रिएक्शन वीडियो में उसमें सुधांशु त्रिवेदी के ऊपर किस तरीके से अपनी चाटुकारिता को मतलब कि अब ना चाटुकारिता दिखाने के लिए क्या एक्शन क्या रिएक्शन रहा उनका, आज की इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले चैनल के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसी अच्छी अच्छी रिएक्शन वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं। ये एनडीए 400 पार, बीजेपी 370 पार। विपक्ष का कहना है कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है आप लोगों का। आपको भी पता है कि 303 से एक बार में 370 पहुंच जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन आप एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर छेड़ रहे हैं 370 400 करके विपक्ष की पूरी मानसिकता पर, उनके मोराल पर वार करने के लिए। सही है क्या? ओके, देखिए, जो कुछ बोलने वाले हैं साइकोलॉजिकल कहते हैं वो एक्चुअल से बहुत दूर है। अच्छा जी, अंजना जी 2014 में हमने जब हमें तो कहा पता नहीं था था। 72 प्लस हमारा मजाक उड़ाया गया, 282 पाए। 2019 में हमने कहा 300 प्लस, 303 पाए। और इसके लिए काम क्या होता है? पहले नेतृत्व चाहिए। अब मोदी जी का ऐसा नेतृत्व है जो आप किसी भी रेटिंग में आप देखेंगी 55-60% से लेकर 70-75% तक होगा। मॉर्निंग कंसल्टेंट में 75-76%। मोदी जी ने एक बात बोली, 10 साल तक 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल लेना और बेदाग शासन करना जिसपे कोई आरोप न लग सके, ये छोटी बात नहीं होती। अब आइए, अच्छा जी, पार्टी की नीति एकदम स्पष्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा हो। एक मिनट, अभी जब ऐसे सुधांशु जी जैसे मतलब कि जब करते होते थे या कुछ भी बीजेपी का कोई भी एंकर ऐसे डिबेट करता था, तो उसके पीछे अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन अभी इसको नोटिस कीजिए, इसके पीछे वो हार वाली वीडियो चल रही है जिसमें राजनाथ सिंह को पीछे हटाया जाता है या हट जाते हैं अपनी तरफ से, उनको मोदी जी को अकेले मतलब कि अब कैसे धीरे धीरे अंजना ओम कश्यप अपनी रिदम में वापस आ रही है, अपनी मतलब कि जो असली में गौरव हो। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, 72-73 साल में कोई स्टैंड नहीं बदला। अच्छा अगर धारा 370 1951 में मुद्दा थी तो 2019 में हमने उसको हटाया। अगर हमने कहा कि हम एटॉमिक पावर बनाएंगे, न्यूक्लियर पावर 66 में, तो 98 में बनाया। अगर हमने जो कुछ भी कहा, राम मंदिर का संकल्प था 89 में, तो हमने आके उसका मार्ग प्रशस्त किया। अब आप आइए, पार्टी राम मंदिर हो गया, संगठन जमीन पे काम करता। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम लोग जीतने के बाद रुकने वाले नहीं है। कल मोदी जी ने एक और बात बोली थी कि 2019 जीतने के बाद एक नेता ने आके उनसे कहा, अरे मोदी जी ये प्रधानमंत्री बन लिए, दूसरी बार आप बन गए, इतना सब कुछ हो गया, अब क्या जरूरत है इतना दौड़ भाग करने की, थोड़ा आराम करिए। तो मोदी जी ने कहा कि मैं यहां सत्ता में बैठा हूं आराम करने के लिए नहीं, सत्ता में भोग के लिए नहीं, देश के जन जन के लिए काम करने के लिए। काम करने का मैं तरीका बताता हूं आपको। मध्य प्रदेश में हाल में चुनाव हुआ, हमारी लगातार सरकार है वहां 20 सालों से। हमने बूथ लेवल तक जाके देखा कि कौन से ऐसे बूथ हैं जो हम लगातार 4 डिबेट पूरी जरूर देख कर जाइए। अंजना ओम कश्यप बहुत तीखे तीखे सवाल सुधांशु त्रिवेदी से करेंगी, तो आपको लगेगा कि अंजना ओम कश्यप आज क्या खाकर आई है जो डिबेट ऐसी कर रही है। डिबेट पूरी जरूर देखिए। और उनमें काम करना शुरू किया गया और उन 18,000 में हम 6,000 बूथ जीते। अच्छा जी, रोहन जी को ध्यान होगा, जिस समय हम लोग गुजरात में मिलते थे, उस समय हमने संगठन का वो काम किया था कि बूथ स्तर पर जितने कार्यकर्ता थे, यदि उनके हिसाब से उसको 3 गुना वोट में कन्वर्ट कर ले, 3 से 4 गुना वोट में, तो हमारा मत प्रतिशत 50 के ऊपर जाता था। 50 के ऊपर गया और 150 से ऊपर सीटें मिली। देखिए, आपकी पार्टी बाय एंड लार्ज ऐसा लग रहा है कि आश्रित है राहुल गांधी जी की जोड़ो यात्रा पर। भारत अच्छा जोड़ो यात्रा पार्ट 1 भी उन्होंने किया, जिसको आपने अप्रम सफल बताया, उसकी अच्छा अपरंपार सफलता बताया उसकी। उसके बाद अब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं।
लेकिन अगर अमेठी रायबरेली जैसी सीटों पर कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है आपकी पार्टी का, तो फिर इस जोड़ो यात्रा से क्या हासिल हो रहा है? बहुत सारे सवाल है ना, जहां जहां से गुजर रहे हैं कहीं पर बात बन नहीं रही है। अगर हम तेजस्वी यादव को छोड़ दें तो कोई और विपक्षी नेता उनके साथ मंच पर नहीं आया है। भदौरिया जी भी बैठे हैं, अखिलेश यादव भी किनारा कर रहे हैं कि पहले सीट शेयरिंग करो फिर देखेंगे साथ आना है नहीं आना है। कैसे लड़ेंगे? अंजना जी, पहले तो जो सुधांशु जी ने बात की कि हम हवाई बात नहीं करते हैं, उसकी जमीनी हकीकत में आपको सीट के साथ बता दूं। इनका आंकड़ा है 400 पार, अब की बार 400 पार, और 370 भाजपा की बोल रहे हैं। मैंने आपकी डिबेट में पहले ही कहा, तो पहले तो सबसे पहले इन्होंने मैसेज क्या दिया कि एनडीए की बाकी की जो पार्टियां हैं जो आज 46 सीटों पर बैठी है, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 30 सीट का प्रावधान किया है। तो उनके साथ जो तौर भाग के जो डर के गए हैं वो सारे सावधान हो जाए कि प्रधानमंत्री जी 30 सीट से ज्यादा आपको नहीं दे रहे उनके सबसे बड़े आंकड़े में। अब हम आ गए 370 पे। 370 का अगर आंकड़ा, इनको 400 का आंकड़ा अगर टोटल पहुंचना है, पंजाब में 13 सीटें हैं, झारखंड में 14 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल में 42, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट एंड जेएनके, ये सब मिलकर अंजना जी टोटल 322 सीटें हैं। और 543 में से अगर हम बाकी की 221 सीट में ये गिनते हैं कि भाजपा 80% सीटों पे बिजती है, बाकी इन राज्यों के सिवा की मैं बात कर रहा हूं, 80% में गिनता हूं, तो भी वो जो आंकड़ा है वो आंकड़ा 176 होता है। और 370 पे पहुंचने के लिए ये जो 322 सीट है उसमें से इनको 200 सीटें जीतनी है। तो सुधांशु जी 1+1 2, अब आप बताइए कहां से लाएंगे? सही बात है, आप माहौल क्रिएट करने में बहुत बड़ी बातें करते हैं, गारंटी की बात कर रहे हैं। और भैया 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी किसकी थी? पूरा करने दीजिए। किसानों की आय दुगना करने की गारंटी किसकी थी? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की गारंटी किसकी थी? हर भारतीय की गारंटी किसकी थी? 15 लाख वापस लाने की गारंटी किसकी थी? महिलाओं का विकास की गारंटी किसकी थी? आपको आप के बता दूं, आप जो हवाई बातें करते हैं, संकल्प नाम बड़े बड़े देते हैं, आपको हकीकत बताता हूं कि बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी, आप तो थोड़ा कई बार अर्थतंत्र समझते हैं तो आपको थोड़ा बता दें कि बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी आज भारत देश की पर व्यक्ति आय से ज्यादा है। ये नहीं हुआ, ये 10 साल का आपका विकास है। 125 देश के गरीबी के आंकड़े में भारत पिछड़ गया है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सार्वजनिक आंकड़ा है। अब आप तो आंकड़ों को जुटला देंगे। तो सुधांशु जी, हवाई बातें करने से, टीवी पे करोड़ों लाखों हजारों करोड़ खर्च करने से हकीकत नहीं बदलती है। आपने बोला कि हमने ये सब किया, अरे भाई जमीनी स्तर पे चीजें क्यों नहीं बदल रही है? क्यों किसान को आज भी आंदोलन करना पड़ रहा है? क्यों युवाओं को नौकरी के लिए रोड पे ऊपर घूमना पड़ रहा है? मणिपुर जब जल रहा है तब प्रधानमंत्री जी को जाने का समय क्यों नहीं मिलता है? क्यों आपका दोगला चेहरा है? क्यों आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी जम्मू और कश्मीर में आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं? क्यों छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले हो रहे हैं? मुझे बताइए ना, परिणाम बदल के बताइए ना। आप बड़ी बड़ी बातें करें, महंगाई दर की बात करें, 8% के बैंड के ऊपर 2 साल तक आपका महंगाई दर चला है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर आपकी सरकार में गया है। छाती पीटना काम बंद करिए, अभी जनता देख रही है, ये गुब्बारा फूटने वाला है। वापस बोल रहा हूं, इतना अहंकार मत दिखाइए। आज किसान रोड पे बैठ के आज भी अपने अधिकार के लिए रो रहा है। क्यों आप हिम्मत से नहीं कहते कि हम एमएसपी देंगे? आपने 1.5 साल पहले किसानों को बेवकूफ बनाया, उनका आंदोलन वापस लिया क्योंकि पंजाब का चुनाव था, और 1.5 साल के बाद आप बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों एमएसपी की बात करने के लिए तैयार नहीं है? छाती ठोक के हम कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम एमएसपी का वादा पूरा करेंगे। बातों से नहीं होगा सुधांशु जी, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, पर जब जमीनी स्तर की आप बात करेंगे, जनता जनार्दन जानती है आपकी हकीकत क्या है। इसीलिए चंडीगढ़ में जो हुआ, आपने देखा शर्मसार करने वाली बात है लोकतंत्र की। आज अनिल मसीह ने क्या कहा? 8 वोट को मैंने काटा है। शर्म आनी चाहिए आपकी सरकार को। और अभी भी आप सुधरे नहीं है। अभी भी आम आदमी पार्टी के जो काउंसिलर है उनको अपनी पार्टी में ले रहे हैं। आपका जो लोकतंत्र की हत्या का कार्यक्रम पूरे देश की जनता हर रोज। अनुराग जी के पास आइए। 400 पार वो कह रहे हैं। अनुराग जी, अरे सवाल तो सुनिए। 400 पार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसका अर्थ 410 425 कुछ भी हो सकता है, जो कि राजीव जी और ऐसे तमाम उनके सहयोगियों के मतलब उनकी झोली में जा सकता है। आप लोगों की क्या स्थिति है? क्यों राहुल गांधी से ऐसे दूर दूर चल रहे हैं अखिलेश बाबू? लड़ना नहीं है क्या गठबंधन में एक साथ मिलकर? वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल YS न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें, डिबेट को पूरा जरूर देखें। नई राजनीति है सुधांशु जी, नई राजनीति का मतलब समझा रहा हूँ। आपकी नई राजनीति है, जिनको आप भ्रष्टाचारी बताते थे, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, चाहे आदर्श घोटाले के हों, चाहे चक्की पिसिंग करके आपने डिप्टी सीएम बना दिया। और आदर्श घोटाले वाले को, जिसको आदर्श घोटाले का आरोप लगाते थे, आप कहते थे कि नहीं भैया ये लीडर नहीं है, डीलर है,
जिन पे आप बताते नहीं शहीदों के हमारे लोगों का मकान इन्होंने हड़प लिया, उनको आपने आदर्श राज्यसभा में भेज दिया। ये आप पे भ्रष्टाचार का मतलब है, क्योंकि नई राजनीति है। नई राजनीति में परिवारवाद का मतलब आप बता रहे थे, परिवारवाद नहीं है भाई, राजतंत्र तो आप चला रहे हो। परिवारवादी पार्टियों के साथ आपको सत्ता बनानी होती है तो चौटाला जी के साथ मिलकर आप हरियाणा में बना लेते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में बनानी होती है सत्ता आपको तो परिवारवादी पार्टी जिनको आप बोलते हो एनसीपी और शिवसेना के साथ सत्ता में शामिल हो जाते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। फिर आपको जिनको आप बोलते हो नहीं 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 ये पार्टी देश की हित का काम नहीं करती, पीडीपी के साथ में जाके आप सत्ता बना लेते हो जम्मू कश्मीर में, तब आपको परिवारवाद दिखाई नहीं पड़ता। कमाल की बात करते हो, चिराग पासवान जी के साथ भी आप हैं, वहां परिवारवाद जबरदस्त डिबेट है, क्या धुलधुल उतार रहे हैं भैया। बोलते थे महाराज हैं, क्या क्या आप उनके बारे में बोलते थे, पूरी की पूरी फैमिली आपके साथ है। और मुख्यमंत्री बताए अनुराग ठाकुर के पिताजी मुख्यमंत्री थे, बेटा आजकल क्या है कैबिनेट मंत्री। अशोक चौहान जी के पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, और जब आपने कर्नाटका में मुंबई जी बनाए थे उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे। कितने बनाए, कितने बताएं आपको। राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री थे, और कल्याण सिंह जी भी थे जिनका पोता भी मंत्री है अभी, और बेटा भी लोकसभा में। तो बताइए और क्या चाहते हैं आप। ठीक है, तो राजीव जी आप अपनी बात कर रहे थे, आपने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होने की बात नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। जिस प्रकार से अंजना जी आपको पूरा डिबेट इस मुद्दे पे करना चाहिए था। अनिल मसीह ने जिस प्रकार से आज स्वीकार किया कि 8 वोट में मैंने वहां पे काटाकूटी की है, लोकतंत्र की हत्या हुई, ये क्या हो रहा है। अगर भाजपा को उतना ही भरोसा है मोदी जी की गारंटी पे, तो लोकतंत्र की हत्या क्यों करनी पड़ रही है, क्यों दूसरे दल के नेताओं को लाना पड़ रहा है, क्यों उनके जो कार्यकर्ता सालों से, सुधांशु जी बेचारे मेहनत करके इतने सालों के बाद राज्यसभा में पहुंचे, दूसरी पार्टी के नेता आके जिनको कल तक गालियां दे रहे हैं, सुधांशु जी गालियां दे रहे हैं, फडणवीस जी गालियां दे रहे हैं, उनको राज्यसभा का सदस्य बनाना पड़ रहा है। कैसी ऐसी मजबूरी है। अगर गारंटी में है तो फिर क्यों कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ इतना बड़ा अन्याय, मुझे वो बताइए ना। उनका कार्यकर्ता भी तो इसीलिए कहता हूं कि जब दिया जो है जो फड़फड़ाता है ज्यादा, जब ज्यादा फड़फड़ाता है, समझ लो कि उसका जो है जाने का समय आ गया है। और इसीलिए जो अहंकार है कि बाहर के लोगों को आके अपने कार्यकर्ता के सर पे बिठा के मलाई वाली चीजें उनको दो और कार्यकर्ता को बोलो कि रोड पे मजदूरी करे, ये पार्टी के अंत की शुरुआत है। सुधांशु जी कहीं आप लोगों की कमजोर नफ्स तो नहीं है सुधांशु जी, अंदर ही अंदर पैराशूट लैंडिंग फिर से बहुत हो रही है। ऐसा ही 19 के पहले भी हुआ था, वही 24 के पहले भी हो रहा है। भाई बात देखिए, इन्होंने कहा दिया आग बहुत तगड़ी लगी। अंजना जी, तो दिया जो है वो आसाम से लेकर चंदौली तक फड़फड़ाता हुआ चल रहा है, और ऐसा फड़फड़ा रहा है जहां जा रहा है वहीं सबको निपटाए दे रहा है। अच्छा तो गुवाहाटी से शुरू होता है तो चौपाटी में देवड़ा जी पार्टी छोड़ देते हैं, और फिर जहां जहां गया उसको क्या बार बार रिपीट करे। बंगाल में गए तो दीदी चली गई, झारखंड में गए तो सरकार बच गई मगर सीएम चला गया, बिहार में गए तो नीतीश कुमार जी चले गए। मैं इंक्लूसिव वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा, कितनी सतही ड्राइंग रूम वाली सोच, और सोचते बस इस ढंग के नैरेटिव बनाकर हम भारत में बदलाव ले आएंगे, तो उस गलतफहमी के कारण ही आपके साथ यह स्थिति आने की। आप लोगों का नैरेटिव क्या है सुधांशु जी, सांसद जी? पटना से शुरू हुए थे। आप लोगों का नैरेटिव क्या है? आप लोगों का नैरेटिव क्या है? भाई अभी अब एमपी तो पहुंचे नहीं है हो राहुल गया। गांधी, और लग रहा है छिंदवाड़ा में कुछ हलचल ज्यादा हो रही है। मैं वो भी जवाब देता हूं। हमारा नैरेटिव बहुत साफ है। हाँ। गरीब का कल्याण, देश का चहुमुखी और तेज विकास, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़, और सांस्कृतिक गौरव उन्नत, ये चारों चीजों पे बिल्कुल स्पष्ट है हमारा। आंकड़ों पे जवाब देना क्या सिर्फ विरोधी विपक्षी पार्टी वाले, ठीक है टाइम की कमी है, विपक्षी पार्टी वाले राज्य में ही रेप का मुद्दा उठाएगी बीजेपी, जैसे विपक्ष उन राज्यों में उठाएगा जहां आपका शासन है? चश्मा लगा लिया है सबने इसमें। सही बात नहीं, कहां उठाया है अंजना जी? ने मणिपुर में कहां उठाया मुद्दा? मणिपुर में एक आंदोलन बताइए मणिपुर सरकार के विरुद्ध, मणिपुर सरकार के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव लाए हो भैया, चलने कहां दिया आप लोगों ने? मुद्दा बनाकर राजनीति करनी है, मणिपुर में कुछ नहीं बोलना है, ये इनकी हकीकत है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, इनको संदेश खाली हो गया भाई। विधानसभा की बात अंजना जी, अगर इनको महिलाओं से मतलब होता तो इनको केरल की लव जिहाद की जो शिकार महिलाएं जिनके लिए इनके मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने केरल की विधानसभा में, उनसे मतलब नहीं है। जो कश्मीर में हुआ उससे मतलब नहीं। वोट बैंक पे तौलना है, क्योंकि वो महिलाएं आदिवासी हैं, उससे तगड़ा वाला वोट बैंक उसके साथ है, जो इनका है भी नहीं। वो शाहजहां शेख वाला वोट बैंक ज्यादा तगड़ा है, तो उस पर चुप्पी रखनी है। सही बात, आपने मणिपुर से भाग गया, जो अधीर रंजन चौधरी कहते हैं। तो भैया जब लास्ट में मणिपुर की बातें हुई तो कैसे सुधांशु जी ने अपना बाईपास निकाला और खट्टा से निकल गया वहां से।
मतलब कि उनकी बात छोड़ अपने उनका ला के, अब भाई सरकार एन टाइम पे तो आपकी सरकार है ना, तो सवाल आप ही से होंगे ना। तो अब आप जिस तरीके से भाग रहे हो तो ये तो बात गलत है भैया। तो बाकी दिया फड़फड़ाने की बात है तो भैया मोदी जी का दिया वाकई में हमको लग रहा है फड़फड़ाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस अंदाज में इस बार इलेक्शन हो रहा है वो कहने को कुछ और हो रहा है और रिजल्ट शायद देखने को कुछ और मिले। वो बात अलग है कि अगर मोदी जी ने कहीं अपना चक्कर ना चला दिया, तो अगर कहीं ईवीएम के साथ घोटाला ना हुआ तो शायद इस बार मोदी जी टाटा बाय बाय करते नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये रिएक्शन वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे अच्छी अच्छी रिएक्शंस वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पे आ ही गए हैं तो आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख ही ली है, तो हमारा इंस्टाग्राम नया एक पेज ओपन हुआ है जिसके ऊपर आप शॉर्ट्स में रिएक्शन भी देख सकते हैं। लिंक कहीं यहाँ पे भी कहीं इधर उधर कहीं दिख भी रहा होगा आपको स्क्रीन पे, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप सीधा डायरेक्ट हमारे पेज पे ओपन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।